विद्यार्थियों, मैं वरिष्ठ अध्यापक प्रकाश चलर एक बार फिर संस्कृत की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं संस्कृत में बहुत ही महत्वपूर्ण एक छोटा सा चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है उपसर्ग। क्या नाम है? उपसर्ग। आपने सुना होगा इस शब्द को। उपसर्ग हमारी संस्कृत भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उपसर्ग जितना छोटा है उतना ही जटिल। यदि इसको हम अच्छी प्रकार से समझ लें तो जितने भी कंपटीशन हमारी जो प्रतियोगिता जो परीक्षा है उन परीक्षा में हमें ये प्रश्न 1 नंबर या जितने प्रश्न आ सकते हैं उतने हमें अंक दिला सकता है। केवल इस प्रश्न को समझना है। मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आपने मेरा ये जो उपसर्ग वाला वीडियो है यदि इसको आपने पूरा देख लिया तो निश्चित रूप से आपकी कोई सा भी कंपटीशन, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें आप 100% अंक प्राप्त करेंगे। उपसर्ग सबसे पहले हमें जानना है इसकी परिभाषा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। एक बहुत ही सामान्य सी इसकी परिभाषा है। अब हम किस प्रकार से वो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं हम इसे उदाहरण से समझते हैं। मैं यहाँ पर एक शब्द लिखा हूं आप सभी के सामने, हार। और हार शब्द के यहाँ पर 2 अर्थ है। एक हार से तात्पर्य है पराजय, युद्ध में एक की जीत होती है तो दूसरे की हार होती है। और एक जो हार है वो है महिलाओं के गले में पहने जाने वाला आभूषण। लेकिन जब हम इस हार शब्द में उपसर्ग को जोड़ेंगे तो किस प्रकार से हमारे जो मूल शब्द है उसमें परिवर्तन होगा। आइए मेरे साथ हम जोड़ते हैं इसमें। मैं इसमें जोड़ता हूं प्र। ये प्र क्या है? हमारी संस्कृत भाषा का एक उपसर्ग है। जैसे ही मैं इसमें प्र उपसर्ग जोड़ूंगा तो मुझे शब्द मिलेगा प्रहार। क्या मिला? प्रहार। अब प्रहार का अर्थ क्या होगा? हमला, अटैक, आक्रमण, वार। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही हमने प्र उपसर्ग को जोड़ा तो हमारा जो अर्थ पहले आभूषण बन रहा था, जो पराजय बन रहा था, वही जैसे मैंने प्र को जोड़ा तो क्या बन गया? प्रहार और हमला। उसी प्रकार से मैं और इसमें जोड़ सकता हूं। उप उपसर्ग यदि मैं जोड़ता हूं तो हमें शब्द मिलेगा उपहार। क्या मिलेगा? उपहार। और उपहार से तात्पर्य है पुरस्कार। तो देखिए जैसे हम उपसर्ग लगाते जाएंगे तो इसका जो अर्थ है वो क्या होगा? बदलता जाएगा, अर्थात परिवर्तित होता रहेगा। यही उपसर्ग का मुख्य कार्य है। अब हम पढ़ते हैं संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं। कुल मिलाकर हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाए। और किस प्रकार से सही होगा ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं पूरा गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने मेरा ये वीडियो देख लिया तो निश्चित रूप से आप इसमें कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब विद्यार्थी कहां गलती करते हैं और कहां गलती नहीं करते हैं इसका आपको मैं उदाहरण बताऊंगा। तो हम अब जानेंगे कि संस्कृत भाषा में उपसर्ग कितने होते हैं। मैं एक बार परिभाषा को मिटा देता हूं, फिर यहां पे लिखता हूं संस्कृत भाषा में उपसर्ग कितने होते हैं। संस्कृत भाषा में कुल उपसर्गों की संख्या होती है वो होती है 22। मैं यहां लिख देता हूं संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। 22, इसको संस्कृत में हम कह सकते हैं द्वादश। ये 22 उपसर्ग मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं इस वीडियो को आप बिना स्किप के आप देखना। निश्चित रूप से कोई सा भी परीक्षा हो, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आपके पूरे में से पूरे अंक आ जाएंगे।
अब मैं 22 उपसर्गों को यहाँ पे लिख रहा हूं। सबसे पहले होगा प्र, इसके बाद में परा, इसके बाद में अप, प्र परा अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, सु, उत, अभि, अति, परि, प्रति और उप। ये हो गया हमारे 22। एक बार हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक उपसर्ग हम भूल गए हैं, मैं एक बार देख लेता हूं, याद आ गया। कौन सा उपसर्ग भूल गए हम? अपि। इस उपसर्ग को मैं भूल गया। देखिए एक बार हम उच्चारण करूंगा मैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नि, अधि, सु, उत, अभि, अति, परि, प्रति, उप और अपि। ये 22 उपसर्ग है। इन 22 उपसर्गों को आप ध्यान से देखिए। आपको जो हटकर जो विद्यार्थी होता है, बिल्कुल अलग निराला जो विद्यार्थी होता है, वो इसमें से प्रश्न को ढूंढेगा। कंपटीशन एग्जाम में अलग क्या पूछता है? विद्यार्थी केवल इनको याद करके जाते हैं। संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं, उनको याद कर लेते हैं, लेकिन वो इसको समझते नहीं है कि कहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, जो शायद आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। हमारे इन 22 उपसर्गों में से केवल 7 उपसर्ग ऐसे हैं। सुनना, 22 उपसर्गों में से केवल 7 उपसर्ग ऐसे हैं जिनके हलंत आता है। अंतिम वर्ण जो होता है वो कैसा होता है? हल वर्ण होता है, अर्थात वो व्यंजन होता है। इसके अलावा कोई भी उपसर्ग ऐसा नहीं है जो हलंत में है। आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या है? सम, जो कि हलंत युक्त है। इसके बाद में आपको दिख रहा होगा निस, निर, दुस, दूर, आंग और उत। अब आप इसको गिन लीजिए। सम 1, निस 2, निर 3, दुस 4, दूर 5, आंग 6 और उत 7। ये 7 उपसर्ग ऐसे हैं जिनके हलंत आता है, बाकी किसी भी उपसर्ग के हलंत नहीं आता है। और प्यारे विद्यार्थियों, यही बात हमें पढ़नी है, यही बात हमें समझनी है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में अमूमन जितने भी विद्यार्थी बैठते हैं, संस्कृत में उनके दिमाग में एक चीज फिट होती है। उनका मानना यह होता है कि हलंत सभी के होता है। वो प्रश्न पूछ सकता है, इन में से हलंत युक्त वर्ण नहीं है, और वो दे सकता है उप और एक हलंत युक्त उप। अब विद्यार्थी क्या करते हैं? ये उप आपको दिख रहा है और परीक्षा में इसी का समानार्थी इस प्रकार से भी उप दिया होता है। अब हमें सही ये लगता है, लेकिन ये होता नहीं है। उप के हलंत नहीं है, अब के हलंत नहीं है, अप के हलंत नहीं है, इसके बाद किसी के भी हलंत नहीं है। इसी चीज को हमें समझना है। ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, विद्वान हमें नहीं बनना है, हमें केवल एक नौकरी चाहिए, एक सीट चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है उपसर्ग की इस क्लास में आपने इसको अच्छी प्रकार से समझा होगा, जाना होगा और इसको समझ गए होंगे कि 22 उपसर्ग में से कितने उपसर्ग ऐसे हैं जो हलंत युक्त है। उन्हें हमें अपने दिमाग में रखना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, किन किन उपसर्गों के हलंत है? सम, निस, निर, दुस, दूर। देखिए ये तो एक समान है, निस, निर, दुस, दूर, इनका जोड़ा हो जाएगा। फिर सम है,
फिर आंग है, फिर उत है। एक और इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु, यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने दो चीजें लिखी हुई है। अब आप कहोगे सभी दो चीजें क्यों लिखी आपने? आंग और आ ये उपसर्ग दो नहीं है अपितु एक है। संस्कृत में इसको हम आंग उपसर्ग कहते हैं, लेकिन जब इस आंग उपसर्ग का हम प्रयोग करेंगे तब ये आंग नहीं कहकर क्या कहलाएगा? आ। क्या कहलाएगा? आ। ये हमें केवल पढ़ना है, बाकी आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, आप इस ट्रिक्स को अपना सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। प्यारे विद्यार्थियों, उपसर्ग का केवल इतना ही ज्ञान मुझे आपको देना था, जो कि मैंने दे दिया। अगले चैप्टर में मैं फिर इसी प्रकार से आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको शेयर भी करें, और बेल वाले आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलें, ताकि आने वाली जो मेरी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिले। जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।